नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के स्कूलों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। स्कूलों की जर्जर हालत सुधारने को लेकर याचिका दायर की गई थी। छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग इस याचिका में की गई थी। याचिका में कहा गया कि बिहार के अधिकांश सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी बदतर है और स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में ना तो बेंच डेस्क है और ना ही बिजली पानी का यहां पर बंदोबस्त किया गया है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी स्कूल में मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सोशल जस्टिस के नाम के एनजीओ ने ये याचिका दाखिल की थी और उस पर सुनवाई हुई है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, सोशल जूरिस्ट नाम की एक एनजीओ है जिसने इससे पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि जो फिलहाल रिपोर्ट दाखिल किए गए हैं वो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट के आधार पर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल अधिकतर हैं, चाहे वो वैशाली में हो या पटना में हो या बेगूसराय में हो, कहीं भी हो, वहां के सरकारी स्कूलों में मूलभूत जो सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं फिलहाल स्कूलों में नहीं है। स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है, लिहाजा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए बिहार सरकार को न केवल नोटिस जारी किया है बल्कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। बिहार सरकार से जवाब मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की अगर हालत जर्जर है तो बिहार सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रही है। हालांकि 4 हफ्तों के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि स्कूलों के जर्जर हालात को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हलफनामा दाखिल करती है। लेकिन बिहार में जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, जर्जर स्थिति है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। बढ़ते आगे, दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 भाई को अपराधियों ने गोली मारी है। मौके पर एक की मौत हो गई और एक इसमें घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या का आरोप है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। नौबतपुर के शेखपुरा की एक घटना बताई जा रही है, जहां जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है इस गोलीबारी में एक भाई की मौत हो गई है, दूसरा घायल है जिसका इलाज चल रहा है। तो दानापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो गोलीबारी में एक की मौत की खबर मिल रही है और एक घायल बताया जा रहा है और इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की गई थी और ये विवाद काफी पुराना था, बहुत दिनों से चला आ रहा था, जिसमें गोलीबारी की गई और इसमें बताया जा रहा है कि एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है 2 भाई को टारगेट करते हुए अपराधियों ने गोली मारी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस की टीम फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिली कि ग्राम शेखपुरा में 2 व्यक्ति को गोली लगा है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थाना वहां पहुंचा तो पाया गया कि शेखपुरा गांव के 2 व्यक्ति, एक का नाम जैनेंद्र तथा दूसरा विपेंद्र को गोली लगी, जिसे ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल को सर्च किया गया तो घटनास्थल से 5 गोली का खोखा बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मामला 2 पक्षों में जमीन विवाद लिखवाने को लेकर बताया जा रहा है तथा अन्य बिंदुओं पर भी जांच किया जा रहा है।
दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीसी की ओर से पीड़ित महिला के पति को 10 लाख के मुआवजा का चेक सौंपा गया। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित के परिवार को दी गई। इधर गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई की पीड़ित के पति ने सराहना भी की है। साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार और पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि दुमका में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा पहाड़ी इलाके में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसने 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी 4 की तलाश में छापेमारी जारी है। A lot of thanks for the government de Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, police. बड़ी खबर बांका से आपको बता दें, जहां विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पिकअप वैन में छिपाकर इसकी तस्करी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर का शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ओम प्रकाश गिरी इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोतरी के पास कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां एक पिकअप से 20 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। बौंसी के सांझोतरी के पास ये कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां खेत में गिरा आर्मी का एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट के पंखे में तकनीकी खराबी आई थी और ये खेत में जा गिरा है। तो गया से आपको एक खबर बता रहे हैं, खेत में आर्मी का एयरक्राफ्ट गिर गया। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट के पंखे में तकनीकी खराबी आई। एयरक्राफ्ट में बैठे लेकिन जो 2 पायलट थे वो सुरक्षित हैं। आर्मी के जवान खेत में गिरे एयरक्राफ्ट को अपने साथ ले गए। गया ओटीए से ट्रेनिंग के दौरान आसपास के क्षेत्र में भरती है उड़ान और बताया जा रहा है कि ये खेत में जा गिरा था। संवाददाता एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एलन लिली, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या एयरक्राफ्ट को वहां से हटा लिया गया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो एयरक्राफ्ट जो है खेत में जो गिरा था, उसे कुछ आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे थे और उसे जो है अपने साथ वो ले गई है। बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट में जो है वो मामूली तौर पर जो पंखे में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिस कारण जो है वो कंचनपुर के खेत में जा गिरा था। और बता दें कि यह जो है ये 300 से 500 फीट की ऊंचाई तक ये जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ती है, लेकिन इस दौरान जो है अचानक आसमान में जो तकनीकी खराबी आ गई और इस दौरान जो है वो खेत में जाकर गिरा। हालांकि इसमें जो एक लेडीज पायलट थी और एक जेंट्स पायलट थी, वो मामूली रूप से उसे चोटें आई है। फिलहाल वो दोनों रूप से है जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि इस तरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आर्मी है, गया में ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो है ट्रेनिंग जो है पायलट जो संबंधित है उसे जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी दौरान जो है ये जो एयरक्राफ्ट है, जिसे छोटा जहाज भी कहा जाता है, वो गिर गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वर्ष 2022 में भी गया में ट्रेनिंग के दौरान जो है एयरक्राफ्ट वो खेत में गिर गया था। हालांकि इस दौरान खेत में गिरने के दौरान जो है स्थानीय ग्रामीण जो है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं जो है वो एयरक्राफ्ट को देखने के लिए भारी संख्या में जो भीड़ जुट गई थी। वही सूचना पर जो स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची है और आर्मी के जो जवान है वो भी वहां पहुंचे थे और उसे अपने कब्जे में लेकर के जो है आर्मी के जवान उसे अपने साथ ले गई है। जी बिल्कुल एलन लिली, और इसलिए हम तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं उस एयरक्राफ्ट की जो खेत में गिरा था उस वक्त की तस्वीर है। काफी संख्या में जो ग्रामीण है वहां मौजूद भी हैं। एलन लिली, जरा ये बताइए कि जो ये एयरक्राफ्ट है, इसको जो तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ अब कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये गया ओटीए में ये जो एयरक्राफ्ट से संबंधित जो पायलट है उन्हें जो ट्रेनिंग आती जो लोग देते हैं उसके ये ट्रेनिंग दी जाती है और उस दौरान हल्के फुल्के जो समस्या है वो आती है। और ये बता दें कि ये ज्यादा ऊंचाइयों पर जो है वो नहीं जाती है, ये 200, 300, 400 फीट की ऊंचाई पर रहती है। और इस दौरान जो है कभी कभी तकनीक खराबी जो है वो इसमें चल आती है। इस दौरान जो है ओटीए के जो आसपास क्षेत्र में ही जो खाली स्थान है वहां पर ये उड़ती है। हालांकि इसमें जान माल कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे आर्मी के जवानों का भी कहना है कि इसमें थोड़ी समस्या आई थी इस दौरान की वो गिर गई है, लेकिन इसमें कोई हताहत की सूचना नहीं है। जी
एरन लिली दोनों जो इसमें पायलट बताए जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो तस्वीर हम एयरक्राफ्ट की देख पा रहे हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जी आपको बता दें कि ये हर सुबह में जो है सुबह जो है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो इसमें बताया जाता है कि एक लेडीज पायलट थी और एक जेंट्स, यानी कि दोनों में से एक जो पायलट थे वो एक पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसमें एक जो चलाते हैं वो। चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पटना से बड़ी खबर है। विधान परिषद के लिए नामांकन आज किया जाना है। जेडीयू उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे, जिसमें आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार नामांकन करने वाले हैं। एमएलसी के रूप में चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं डॉक्टर संतोष सुमन भी आज विधान परिषद सदस्य के लिए नामांकन करेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन की जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज नामांकन कर सकते हैं, और वहीं डॉक्टर संतोष सुमन भी आज विधान परिषद सदस्य के लिए नामांकन करेंगे। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये चौथी बार होगा जब मुख्यमंत्री नामांकन करने जा रहे हैं, और निर्विरोध चुना जाना लगभग तय ही माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और लगभग 11:30 बजे का समय है जब विधानसभा जो परिसर है उसके अंतर्गत जो है वो नामांकन की प्रक्रिया होगी, और जो सेक्रेटरी हैं वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे, और नीतीश कुमार खुद आज नामांकन करने वाले हैं विधान परिषद से। उनके साथ साथ जो जदयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, जो अभी एमएलसी हैं, वो भी उनका भी नामांकन आज होगा, और संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जो मंत्री भी हैं बनाए गए हैं, वो भी आज नामांकन करेंगे। और खास बात यह है कि जो संतोष सुमन है वो बीजेपी कोटे से वो नामांकन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार लगातार, आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से 1985 में जब पहली बार वो चुनाव जीते थे, उसके बाद लगातार विधान परिषद के रास्ते ही वो सदन में जाते रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है वो विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे, और लगभग ये तय है, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वो निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। अभी तक बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, तमाम लोगों के जो नामांकन करने का जो सूचना है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है उम्मीदवारी, लेकिन आज 3 नामांकन है, जो तीनों नामांकन जो होंगे वो निर्विरोध रूप से चुने जाएंगे। जी क्या खबर है, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन आज मौजूद रह सकते हैं नामांकन के दौरान? अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जब नामांकन करने के लिए आएंगे उस वक्त जदयू के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, विजय चौधरी हैं वो शामिल रहेंगे, अशोक चौधरी जो हैं वो रहेंगे, और जो कई नेता हैं वो तमाम लोग जो हैं वो आज विधानसभा में नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि विजेंद्र यादव जो हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो भी साथ में नीतीश कुमार के वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। बढ़ते हैं आगे। परिवारवाद पर देश के पीएम मोदी हमेशा प्रहार करते रहते हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बताया। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं, और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और छपरा से बड़ी खबर है। आज छपरा आएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा है, पहली बार वो छपरा आ रही हैं। 6 साल में पहली बार वो बिहार आ रही हैं। आपको बता दें जेपी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगी। बेनिफिशियरी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वो बिहार आ रही हैं। वित्त मंत्री कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विभिन्न लाभार्थियों से रूबरू भी आज होंगी और उनसे भी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगी।
सीतारमण छपरा में लाभार्थी महिलाओं से आज मुलाकात भी करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख की संख्या में महिला लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनसे बातचीत करेंगी। पीएम मोदी के परिवार वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। आरएलएम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने लालू यादव पर पलटवार किया है। माधव आनंद ने कहा कि आरएलएम लालू के बयान की निंदा करती है। पीएम मोदी भारत के विश्वकर्मा हैं और उनके लिए पूरा देश परिवार है। आरजेडी सुप्रीमो के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरह का बयान दिया गया, हमारी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सब लोग मोदी के परिवार के रूप में हैं। निश्चित रूप से पूरा देश, भारतवर्ष का एक एक नागरिक मोदी जी के परिवार की तरह है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी के लिए परिवार की क्या परिभाषा है, हम सबको पता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि वह देश को जिस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस रूप में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वह भगवान विश्वकर्मा के रूप में भारतवर्ष में है। और इस बीच अमेरिका से आपको बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप पर लगा बैन हटा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा लिया है, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे। आपको बता दें, कोलोराडो की अदालत ने उन पर बैन लगाया था। कैपिटल हिल में हिंसा को लेकर उन पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगा बैन हटा दिया है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए का 7 राज्य में सर्च ऑपरेशन चला। कैदियों को कट्टरपंथी बनाने का मामला, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन एनआईए ने 7 राज्य में चलाया था। लश्कर तैयबा से जुड़ा ये पूरा केस है, जिसको लेकर 7 राज्यों में एनआईए की टीम ने दबिश दी। बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अगली खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन केंद्र के सफारी रूट पर सफारी कर रहे सैलानियों को रॉयल बंगाल टाइगर का दीदार हुआ है। सैलानियों ने न सिर्फ टाइगर का दीदार किया, बल्कि उसे आराम से अपने कैमरे में भी कैद किया है। बता दें कि मंगुराहा पर्यटन केंद्र से जुड़े मानपुर इलाके में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने नया सफारी रूट तैयार किया है, जहां सैलानियों को ये देखने को मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सफारी रूट पर बंगाल टाइगर दिखा है। जो लाल घेरे में आपको टाइगर नजर आ रहा है, वो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सैलानियों को इसका दीदार हुआ। रॉयल बंगाल टाइगर सैलानियों ने जब देखा तो अलग सी खुशी उनके अंदर थी। अगली खबर बेतिया से है, जहां एक दूल्हा अपनी ही शादी में ड्राइवर की भूमिका में नजर आया। दरअसल बारात में देरी के बाद दूल्हे ने खुद ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने बारात निकलने से पहले की सभी परंपराओं को ही ड्राइवर सीट पर ही बैठकर निभाया, फिर गाड़ी को चलाकर ससुराल तक पहुंच गया। आपको बता दें कि दूल्हे की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के कॉमेंट करने लगे हैं। पूर्णिया के कुकरन पश्चिम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक सामने रखे टेबल पर पैर रखकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और गुटखा चबा रहे हैं। शिक्षक क्लास के चलने के दौरान आराम से टेबल पर बैठा हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और ग्रामीण और शिक्षक के बीच हंगामा होने लगा। शिक्षक का साफ कहना है कि वीडियो बनाकर जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और देख लीजिए, इस पे बुक रखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, और इसका पैर जो है इस पे अपमान नहीं करना चाहिए और दबंगई दिखा रहा है। अपने आप को समझ रहा है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
हाँ गुटखा भी चल रहा मुंह में, देख लीजिए। और ये बोल रहा है कि जो करना है करो। दिखा थूक फेंक करके पूरा पीच करके क्या रखा है, देख लीजिए। और यही जो है बदतमीजी कर रहा है, और ये मुंह में पुड़िया अभी भी है, देख लीजिए, देख लीजिए। सिद्धांत पढ़िए उसको, सिद्धांत इधर देखिए, खा जाएगा हमसे, चप्पल खा जाएगा, देख लीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए।